Friends, once again welcome on our YouTube channel. This is the second lecture of classical mechanics in which we will discuss about constraints and their classification. In our previous session, we have discussed about conservation laws. तो आज के क्लासिकल मैकेनिक्स के इस लेक्चर के अंदर हम कंस्टेंट क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और उनका क्लासिफिकेशन क्या होगा, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पहले कि हमारे लेक्चर में हमने कंजर्वेशन लॉस के बारे में स्टडी किया था, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम था। तो ये जो टॉपिक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर कंस्टेंट्स हमारे लास्ट तक यूज होंगे। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कंस्टेंट फोर्सेस, प्रॉपर्टीज ऑफ constant forces, classification of constraints and the examples of constraints। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंस्टेंट फोर्स क्या होता है, कंस्टेंट फोर्सेस की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उनको किस टाइप से क्लासिफाई करोगे एंड कंस्टेंट से रिलेटेड कुछ हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट फोर्सेस। सो कांस्टेंट फोर्स क्या है? नाउ कांस्टेंट फोर्सेस इन मैनी रियल लाइफ सिचुएशंस द ऑब्जेक्ट इन मोशन is restricted or constrained to move in such a way that its coordinates and or velocity component must satisfy some prescribed relations at every instant of time। तो रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो अपने मोशन के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करता है और ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ये कंस्टेंट्स हैं, ये हमारे कोऑर्डिनेट एंड वेलोसिटी कंपोनेंट्स की फॉर्म में होंगे और ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट एंड कोऑर्डिनेट्स है इनको पर्टिकुलर टाइम पर कुछ रिलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ रिलेशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो ये जो रिलेशंस होंगे इनको हम कांस्टेंट रिलेशंस कहेंगे। तो ऑब्जेक्ट अगर हमारा मूव कर रहा है तो कौन कौन से उसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं या बैरियर हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। सो कांस्टेंट्स आर restrictions that limit the motion of the particles of a system। so एक्चुअल में constants हमारे restrictions हैं जो पार्टिकल के मोशन को इफेक्ट डालते हैं, उसको प्रभावित करते हैं फिजिकली। constant motion is realized by the forces which arise when the object in motion is in contact with the constraining surfaces or curves। so ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है तो उस केस में उसका जो कंस्टेंट मोशन होगा वो कुछ फोर्स से इफेक्टेड होगा और ये जो फोर्सेस हैं ये
जब ऑब्जेक्ट हमारा मूव करता है उस केस में कंसर्निंग सरफेस या कर्व के कांटेक्ट में ऑब्जेक्ट आने से अराइज होता है, डेवलप होता है। तो अगर हमारी बॉडी मूव कर रही है तो उस केस में कंसर्निंग सरफेस के कांटेक्ट में हमारी बॉडी है, तो उस बॉडी का जो मोशन होगा वो इन फोर्स से अफेक्ट होगा, रियलाइज होगा। दीज फोर्सेस आर कॉल्ड कंस्टेंट फोर्सेस। तो ये जो फोर्स है इन फोर्स को हम कंस्टेंट फोर्स कहते हैं। अब ये फोर्स हमारे वेलोसिटी पर डिपेंड कर सकते हैं या वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेंगे, टाइम के साथ में चेंज हो सकते हैं या टाइम पर डिपेंड नहीं करेंगे। इसी टाइप से इन फोर्सेस के कारण वर्क पॉसिबल है एंड वर्क पॉसिबल नहीं है। ये जो सारे फैक्टर हैं इसके बेस पर हम कांस्टेंट फोर्स को क्लासिफाई करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ कांस्टेंट फोर्सेस। अब कांस्टेंट फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या होंगी? सो प्रॉपर्टीज ऑफ कांस्टेंट फोर्सेस, कांस्टेंट फोर्सेस की प्रॉपर्टीज। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज की होंगी अगर उसको हम लें? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है दे आर इलास्टिक इन नेचर एंड अपीयर एट द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कांस्टेंट फोर्स जो है उसका नेचर इलास्टिक होना चाहिए और ये जो फोर्स है ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट पर अपीयर होना चाहिए। मींस ये हमारी कांटेक्टिंग सरफेस है और ये बॉडी है, तो यहां पर हमारा क्या होगा? कांस्टेंट फोर्स अपीयर होगा, डेवलप होगा। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी? दे आर इलास्टिक इन नेचर एंड अपीयर एट द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। Now, second property, the constant forces are so strong that they barely allow the body under consideration to deviate even slightly from a prescribed path or surface। ये जो हमारे फोर्स हैं जिनको हम कंस्टेंट फोर्स कह रहे हैं ये इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि जो हमारी बॉडी है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, ये जिस पर हम विचार कर रहे हैं, वो अपने एक्चुअल पाथ से बहुत कम डेविएट होती है। तो जो आपने प्रिस्क्राइब्ड पाथ लिया है उससे इसका डेविएशन बहुत कम होता है, क्योंकि फोर्स हमारा इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो उसके पाथ को डेविएट नहीं होने देगा, उसके पाथ को चेंज नहीं होने देगा। दिस प्रिस्क्राइब्ड पाथ और सरफेस इज कॉल्ड अ कंस्ट्रेंट। तो जो हमारा प्रिस्क्राइब्ड पाथ है या जो सरफेस हम ले रहे हैं अंडर कंसिडरेशन उसको हम कंस्टेंट कहते हैं, क्योंकि ये जो पाथ है इसमें पार्टिकल हमारा मूव करने के लिए रेस्ट्रिक्ट है, उस पाथ से या सरफेस से वो डेविएट नहीं हो सकता है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, द इफेक्ट ऑफ
constant force is to keep the constant relations satisfied. The effect of constant force is to keep the constant relations satisfied. constant फोर्स का जो इफेक्ट है या जो प्रभाव है वो इतना होता है कि कंस्टेंट रिलेशन को वो सेटिस्फाई करे। तो हम कुछ कंस्टेंट रिलेशंस लेंगे, उन रिलेशंस के बेस पर हम चेक करेंगे कि ये जो कंस्टेंट है वो हमारा किस टाइप का कंस्टेंट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्टेंट्स। तो कंस्टेंट्स को हम किस टाइप से क्लासिफाई करेंगे, अब उसको हम डिस्कस करते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्टेंट्स। अब कंस्टेंट का क्लासिफिकेशन हम 4 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन लें तो वो क्या होगा, स्क्लेरोनोमिक और रियोनोमिक। अब कंस्टेंट या तो हमारा स्क्लेरोनोमिक होगा या रियोनोमिक होगा। अब स्क्लेरोनोमिक कंस्टेंट क्या है और रियोनोमिक कंस्टेंट किसको कहते हैं, अगर वो लें, इफ द कंस्टेंट रिलेशंस डू नॉट explicitly depend on time, then such constant are known as scleronomic constant। तो जो भी हमारी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में कंस्टेंट रिलेशन की बात करेंगे हम। तो अगर हमारा कंस्टेंट रिलेशन टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, तो अगर टाइम इंडिपेंडेंट कंस्टेंट रिलेशन है तो इस टाइप का जो कंस्टेंट होगा उस कंस्टेंट को हम स्क्लेरोनोमिक कंस्टेंट कहेंगे। और इसका जस्ट अपोजिट रियोनोमिक मींस रियोनोमिक कंस्टेंट वो कंस्टेंट होगा जिसमें कंस्टेंट रिलेशन टाइम डिपेंडेंट हो, कंस्टेंट रिलेशन टाइम पर डिपेंड करता हो। So if the constant relations depend explicitly on time, then such constants are known as रियोनोमिक कंस्टेंट। तो यदि कंस्टेंट रिलेशन टाइम पर डिपेंड करता है, देन इस टाइप का जो कंस्टेंट होगा उस कंस्टेंट को हम रियोनोमिक कंस्टेंट कहेंगे। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा टाइम के बेस पर हम कर रहे हैं। सो अगर कंस्टेंट हमारा टाइम डिपेंडेंट है तो रियोनोमिक कंस्टेंट, एंड अगर कंस्टेंट रिलेशन टाइम इंडिपेंडेंट है देन इट विल बी स्क्लेरोनोमिक कंस्टेंट। नाउ सेकंड वन इज होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट। सो अगर कंस्टेंट रिलेशन हमारा वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है तो वो हमारा होलोनोमिक कंस्टेंट होगा, एंड अगर कंस्टेंट रिलेशन हमारा वेलोसिटी पर डिपेंड करता है तो उसको हम नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट कहेंगे। तो यहां पर हम वेलोसिटी के बेस पर कंस्टेंट को क्लासिफाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सो इफ द कंस्टेंट रिलेशंस आर मेड independent of velocities, then such constants are known as holonomic constants। तो यदि कंस्टेंट रिलेशन को हम वेलोसिटी इंडिपेंडेंट बना सकें, मींस वेलोसिटी पर वो डिपेंड नहीं करता है, तो ऐसा कंस्टेंट होलोनोमिक कंस्टेंट कहलाता है। एंड इफ the constant relations are not holonomic, then such constants are known as non-holonomic constraint।
तो यदि कंस्ट्रेंट रिलेशन होलोनोमिक नहीं है, होलोनोमिक नहीं है इसका मतलब वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है, तो ऐसे कंस्ट्रेंट रिलेशन को हम नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट कहेंगे। So if constant relations are independent of velocities, then that will be holonomic constraint, and if the constant relations are velocity dependent, then such constraints will be non-holonomic constraint. So here x dot, y dot and z dot means dx by dt, dy by dt and dz by dt. So x dot represents the velocity along x direction, y dot represents the velocity along y direction and z dot represents the velocity along z direction. So अगर सिंगल डॉट है तो फर्स्ट डिफरेंशियल, और अगर डबल डॉट होगा तो उसको हम सेकंड डिफरेंशियल कहेंगे। नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन, कंजर्वेटिव और डिसिपेटिव। अब यहां पर हम एनर्जी के ऊपर या वर्क के ऊपर कंस्टेंट को क्लासिफाई कर रहे हैं कि अगर कंस्टेंट हमारा इस टाइप से है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहती है, मैकेनिकल एनर्जी मीन्स सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। सो अगर कंस्टेंट रिलेशंस इस टाइप से है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहती है, तो ऐसे कंस्टेंट को हम कंजर्वेटिव कंस्टेंट कहेंगे। और अगर कंस्टेंट रिलेशन इस टाइप से हो कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहे, तो वो हमारा डिसिपेटिव कंस्टेंट होगा। तो यहां पर कंस्टेंट को हम एनर्जी के ऊपर क्लासिफाई कर रहे हैं, एनर्जी के बेस पर क्लासिफाई कर रहे हैं। सो इफ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड while performing the constant motion, then such constraints are known as conservative constraint. So अगर सिस्टम कांस्टेंट मोशन के अंडर मूव कर रहा है और उस केस में अगर सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है या टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की चेंज नहीं होती है, तो उस कंस्टेंट को हम कंजर्वेटिव कंस्टेंट कहते हैं। सो अगर कंस्टेंट मोशन में बॉडी मूव करती है एंड उस ड्यूरेशन में अगर सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहे या कंजर्व रहे, तो ऐसे कंस्टेंट को हम कंजर्वेटिव कंस्टेंट कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो तो हमारा डिसिपेटिव कंस्टेंट होगा। इन दिस केस द कंस्टेंट फोर्सेस डू नॉट डू एनी वर्क। सो कंजर्वेटिव कंस्टेंट के अंडर बॉडी हमारी कोई वर्क नहीं करती है, यह सिस्टम हमारा कोई वर्क नहीं करता है। So in this case, the constant forces do not do any work. Constant forces के कारण इस कंडीशन में कोई भी वर्क नहीं होता है। So अगर वर्क डन की वैल्यू हमको 0 मिले, तो जो कंस्टेंट होगा वो हमारा कंजर्वेटिव कंस्टेंट होगा, डिसिपेटिव कंस्टेंट नहीं होगा। And if the constant forces do work and the total mechanical energy is not conserved, then such constraints are known as dissipative constraint. So यदि
कंस्टेंट फोर्सेस के कारण वर्क हो तथा सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं हो या टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वेरीज, सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो तो उस कंस्टेंट को हम डिसिपेटिव कंस्टेंट कहेंगे। तो थर्ड क्लासिफिकेशन हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहती है या चेंज होती है, उसके बेस पर हमने कंजर्वेटिव एंड डिसिपेटिव कंस्टेंट को डिफाइन किया है। नाउ फोर्थ क्लासिफिकेशन, बाइलेटरल और यूनिलेटरल। अब कंस्टेंट रिलेशन हमारे पास में है, उस कंस्टेंट रिलेशन को हम इक्वेशन की मोड में लिख सकते हैं या वो इनइक्वालिटी की फॉर्म में होगा। उस बेस पर हम कंस्टेंट को क्लासिफाई करते हैं। सो अगर कंस्टेंट रिलेशन कुछ इस टाइप से हो कि उसको हम इक्वेशन की मोड में दिखा सकें, a इक्वल टू बी है, इसका मतलब b a के बराबर है तथा a b के बराबर है। सो अगर कंस्टेंट रिलेशन हमारा इक्वेशन की फॉर्म में हो तो हमारा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में बॉडी का मोशन पॉसिबल होगा और ऐसा कंस्टेंट बाइलेटरल कंस्टेंट होगा। और अगर कंस्टेंट रिलेशन इनइक्वालिटी की फॉर्म में हो, मीन्स इक्वेशन की फॉर्म में नहीं हो, तो इक्वल टू का साइन आने की जगह यहां पर या तो ग्रेटर देन का साइन होगा या लेस देन का साइन होगा। तो ऐसे केस में बॉडी का मोशन या तो केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या केवल बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इस कंस्टेंट को हम यूनिलैटरल कंस्टेंट कहेंगे। सो इफ एट एनी पॉइंट on the constant surface both forward and backward motion are possible, यदि constant surface के किसी पॉइंट पर बॉडी का मोशन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में पॉसिबल हो, मीन्स बॉडी हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है। It means the constant relations are not in the form of inequalities, but they are in the form of equations. तो इस केस में constant relation को हम inequality की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो ऐसा constant relation जिसमें constant सरफेस की किसी भी पॉइंट पर बॉडी का मोशन या सिस्टम का मोशन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल हो, इट मींस इन कंस्टेंट रिलेशन को हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, इनइक्वालिटी की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। तो ये जो कंस्टेंट होंगे ये हमारे बाइलेटरल कंस्टेंट होंगे। सच कंस्टेंट्स आर नोन एज बाइलेटरल कंस्टेंट। और इसका जस्ट अपोजिट ऐसा कंस्टेंट जिसमें कंस्टेंट सरफेस की किसी पॉइंट पर बॉडी का मोशन केवल एक ही डायरेक्शन में हो, इट मे बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। तो या तो इसका मोशन केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या केवल बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। मीन्स इन कंस्टेंट रिलेशन को हम इन इक्वालिटी की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये जो कंस्टेंट रिलेशन है ये हमारे यूनिलैटरल कंस्टेंट कहलाते हैं। तो ये जो कंस्टेंट है इनको हम यूनिलैटरल कंस्टेंट कहते हैं। तो इस टाइप से हमने कंस्टेंट का क्लासिफिकेशन 4 वेज में किया है। फर्स्ट हमारा था कंस्टेंट हमारा टाइम डिपेंडेंट है या नहीं है।
तो वो जो क्लासिफिकेशन था वो हमारा स्क्लेरोनोमिक और रियोनोमिक। सेकंड था कि कंस्टेंट हमारा वेलोसिटी डिपेंडेंट है या वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है। मीन सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड था और उसको हमने होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट कहा था। एंड थर्ड हमारा था टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है या नहीं रहती है। तो थर्ड क्लासिफिकेशन हमारा मैकेनिकल एनर्जी बेस्ड था या एनर्जी बेस्ड था, उसको हमने कंजर्वेटिव एंड डिसिपेटिव कहा था। एंड फोर्थ क्लासिफिकेशन हमारा है कि कंस्टेंट रिलेशन हमारा इक्वेशन की मोड में होगा या इनइक्वालिटी के मोड में होगा। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसको हमने बाइलेटरल एंड यूनिलैटरल कहा है। अब हम कंस्टेंट के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सो एग्जांपल्स ऑफ कंस्टेंट्स, कंस्टेंट्स के एग्जांपल। सो एग्जांपल्स ऑफ कंस्टेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर कितना ही फोर्स लगाओ उसके पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। सो अगर ये मेरी रिजिड बॉडी है तो इस बॉडी पर अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं तो फोर्स लगाने पर इसका शेप चेंज नहीं होना चाहिए। इसका शेप चेंज नहीं होगा इसका मतलब इसके पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। तो ऐसी बॉडी जिसके ऊपर चाहे कितना ही एक्सटर्नल फोर्स लगा दो उसका शेप चेंज नहीं हो, उसके पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो, उसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं। पर नेचर में ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है जो 100% रिजिड हो। एक लिमिट तक कोई बॉडी रिजिड हो सकती है पर उस लिमिट से ज्यादा अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस उसकी चेंज हो जाती है, उसका शेप चेंज हो जाता है। A system of particles in which the distance between any pair of particles remains constant in time is rigid body। पार्टिकल का एक ऐसा सिस्टम जिसमें टाइम के साथ में किन्हीं पेयर ऑफ पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है या डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, उसको हम रिजिड बॉडी कहेंगे। और मैंने कहा है कि कोई भी बॉडी 100% रिजिड नहीं होगी, एक लिमिट तक वो रिजिड हो सकती है। सो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इज कंस्टेंट बाय। सो रिजिड बॉडी का इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लिखें तो उसका कंस्टेंट रिलेशन क्या होगा? मैग्नीट्यूड आर आई माइनस आर जे इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ith पार्टिकल की पोजीशन आर आई, jth पार्टिकल की पोजीशन आर जे, एंड हमने कहा है कि बॉडी हमारी रिजिड है, इट मींस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए। सो मैग्नीट्यूड आर आई minus rj is equal to constant। So this is the constant relation for rigid body। अब अगर इस constant की हम बात करें तो टाइम के साथ में पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। इट मींस ये जो कांस्टेंट है ये हमारा टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। और अगर कांस्टेंट रिलेशन टाइम इंडिपेंडेंट है, ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, तो उसको हम स्क्लेरोनोमिक कांस्टेंट कहते हैं। सो सिंस दिस कांस्टेंट रिलेशन डू नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड ऑन टाइम, सो दिस कांस्टेंट इज स्क्लेरोनोमिक कांस्टेंट। चूंकि ये कांस्टेंट रिलेशन टाइम पर डिपेंड नहीं करता है इसलिए ये कांस्टेंट हमारा स्क्लेरोनोमिक कांस्टेंट होगा।
since it does not depend on velocity and it is also in the form of equation. So this is also holonomic and bilateral. अब ये जो कंस्टेंट रिलेशन है ये हमारा वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, और अगर कंस्टेंट हमारा वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है तो हमारा होलोनोमिक होगा, और साथ में इस कंस्टेंट रिलेशन को हम इक्वेशन की मोड में लिख रहे हैं या इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब ये हमारा इक्वेशन की फॉर्म में है। तो अगर कंस्टेंट रिलेशन हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकें तो उसको हम बोलते हैं बाइलैटरल कंस्ट्रेंट। सो दिस कंस्ट्रेंट इज स्क्लेरोनोमिक, होलोनोमिक एंड बाइलैटरल। अब हम ये चेक करते हैं कि ये कंजर्वेटिव है या डिसिपेटिव है। मींस इस कंस्टेंट रिलेशन के कारण जो वर्क डन होगा वो हमारा 0 होगा या उसकी कुछ वैल्यू मिलेगी, उसके बेस पर हम चेक करेंगे कि कंस्टेंट हमारा कंजर्वेटिव है या डिसिपेटिव है। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने ली थी, अब अगर इसका स्क्वायर करें सो आर आई माइनस आर जे होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का स्क्वायर करोगे तो कांस्टेंट ही रहेगा। ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, तो अगर इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, ये क्या जाएगा ट्वाइस ऑफ आर आई माइनस आर जे, एंड फिर आर आई माइनस आर जे का करोगे सो डेल आर आई माइनस आर जे, एंड कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो वो क्या आ जाएगा ट्वाइस आर आई माइनस आर जे इंटू डिफरेंशियल ऑफ आर आई माइनस आर जे इज इक्वल टू 0। और इस 2 को हम नीचे लेकर चले जाते हैं, सो आर आई माइनस आर जे इंटू डिफरेंशियल ऑफ आर आई माइनस आर जे इज इक्वल टू 0। Let internal force on ith particle due to jth particle is Fij। अब ith पार्टिकल पर jth पार्टिकल के कारण जो इंटरनल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू Fij हमने मानी है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर ith पार्टिकल jth पार्टिकल पर फोर्स लगा रहा है तो वापस jth पार्टिकल ith पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा। सो Fij इज इक्वल टू माइनस Fji। सो दिस इज द फोर्स ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू jth पार्टिकल, एंड दिस इज द फोर्स ऑन jth पार्टिकल ड्यू टू ith पार्टिकल। तो ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। सो Fij इज इक्वल टू माइनस Fji। नाउ द वर्क डन बाय Fij ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट डेल आर आई ऑफ द ith पार्टिकल। सो ith पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है डेल आर आई, इसके कारण Fij अगर वर्क करता है तो उस वर्क की वैल्यू क्या होगी Fij डॉट डेल आर आई। दिस इज द वर्क डन बाय Fij, एंड Fij की वैल्यू माइनस Fji होती है। सो इसको हम माइनस Fji डॉट डेल आर आई लिख देते हैं। अब ये इक्वेशन अभी हमने निकाली थी। सो टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम। अब सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हैं तो उसका टोटल वर्क डन क्या होगा, अगर उसकी बात करें तो
डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा आई जे, आई इज नॉट इक्वल टू जे, एफ आई जे डॉट डेल आर आई, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास में है। सो हमने सिग्मा आई एंड जे दोनों पर लगाया है और हमने कहा था कि कोई भी पार्टिकल अपने ऊपर इंटरनल फोर्स नहीं लगाता है। इट मींस आई एंड जे की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होगी, सेम नहीं होगी। और चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा आई जे, जे इज ग्रेटर देन आई, एफ आई जे डॉट डेल आर आई प्लस एफ जे आई डॉट डेल आर जे। तो इसी को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। नाउ एफ जे आई इज इक्वल टू माइनस एफ आई जे। तो अगर इसको हम माइनस एफ आई जे लिखें तो डेल्टा डब्ल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा आई जे, जे इज ग्रेटर देन आई, एफ आई जे डॉट डेल आर आई माइनस आर जे। So this is the total work done by the system. Since all Fij are the internal forces which arise due to interaction between all possible pair of particles. अब हमने ये कहा है कि Fij हमारा इंटरनल फोर्स है एंड सारे इंटरनल फोर्स हमने एफ आई जे से रिप्रेजेंट किए हैं। और ये जो इंटरनल फोर्स हैं ये हमारे कब अराइज होंगे, दीज इंटरनल फोर्सेस आर अराइजेज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ पार्टिकल्स। तो जितने भी पेयर ऑफ पार्टिकल्स के इंटरेक्शन पॉसिबल हैं उनके कारण जो हमारे इंटरनल फोर्स है वो हमारे अराइज हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। सो एफ आई जे विल एक्ट पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग ith एंड jth पार्टिकल। सो ith एंड jth पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल हमारा एफ आई जे होगा। So Fij is equal to Cij Ri minus Rj. Here Cij's are real constants and symmetric in I and j. So Cij are actually real constants and these constants are symmetric in I and j. नाउ टोटल वर्क डन अभी हमने ये निकाला था एंड एफ आई जे की वैल्यू सी आई जे आर आई माइनस आर जे थी। सो अगर एफ आई जे की ये वैल्यू हम यहां पर रखें सो वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा आई जे, जे इज ग्रेटर देन आई, सी आई जे आर आई माइनस आर जे डॉट डेल आर आई माइनस आर जे। बट आर आई माइनस आर जे डॉट डिफरेंशियल ऑफ आर आई माइनस आर जे इज जीरो। सो ये हमारा जीरो हो जाएगा। इट मीन्स डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। सो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। इट मीन्स द वर्क डन बाय द कंस्टेंट फोर्स इज जीरो। तो कंस्टेंट फोर्स यहां पर कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, ये कंस्टेंट फोर्सेस के कारण वर्क डन की वैल्यू जीरो है। और ऐसा कंस्टेंट हमारा कंजर्वेटिव होता है, डिसिपेटिव नहीं होता है। सो सिंस नो मैकेनिकल वर्क इज डन बाय द कंस्टेंट फोर्स, सो द कंस्टेंट ऑफ रिजिडिटी इज कंजर्वेटिव इन नेचर। क्योंकि कांस्टेंट फोर्स के कारण मैकेनिकल वर्क हमारा जीरो है,
या कोई भी मैकेनिकल वर्क नहीं होता है, इसलिए कंस्टेंट ऑफ रिजिडिटी हमारी कंजर्वेटिव होगी, डिसिपेटिव नहीं होगी। Thus, the constant of rigidity is scleronomic, holonomic, bilateral and conservative in nature. So constant of rigidity जो है वो हमारी स्क्लेरोनोमिक है, होलोनोमिक है, बाइलैटरल है एंड साथ में हमारी कंजर्वेटिव है। नाउ सेकंड एग्जांपल, डिफॉर्मेबल बॉडीज। डिफॉर्मेबल बॉडी मीन्स ऐसी बॉडी जिस पर अगर फोर्स लगाया जाए तो उसके पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज होगी। सो द बॉडीज हुज शेप कैन चेंज इज नोन एज डिफॉर्मेबल बॉडी। ऐसी बॉडी जिसका शेप चेंज हो सकता है उसको हम डिफॉर्मेबल बॉडी कहते हैं। सो डिफॉर्मेबल बॉडी का अगर कांस्टेंट रिलेशन लिखोगे तो वो क्या आएगा, आर आई माइनस आर जे इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम। मीन्स टाइम के साथ में इनके पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज होती है, आर आई माइनस आर जे हमारा वेरी करता है। हियर आर आई एंड आर जे आर पोजिशन वेक्टर्स। सो ith पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर आर आई, jth पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर आर जे। सो आर आई माइनस आर जे इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम फॉर डिफॉर्मेबल बॉडीज। हियर डेल्टा डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जब ये हमारा कांस्टेंट था तब डेल्टा डब्ल्यू हमारा 0 था, पर अगर ये वेरिएबल है तो डेल्टा डब्ल्यू हमारा 0 नहीं होगा। तो अब अगर इस कांस्टेंट की बात करें तो हमारा टाइम डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये हमारा रियोनोमिक है, साथ ही ये हमारा वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। इट मींस दिस विल बी होलोनोमिक कंस्टेंट। इस कंस्टेंट रिलेशन को हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस इज बाइलेटरल कंस्टेंट एंड द वर्क डन बाय कंस्टेंट इज not 0, so this will be dissipative constraint. Since here the constant relation depend on time, so it is reonomic. चूंकि यहां constant relation टाइम पर डिपेंड करता है इसलिए यह हमारा रियोनोमिक कंस्टेंट है। It does not depend on velocity, so it is holonomic. ये कंस्टेंट वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है इसलिए ये हमारा होलोनोमिक कंस्टेंट है। इट इज ऑल्सो बाइलैटरल एंड डिसिपेटिव कंस्टेंट। ये कंस्टेंट रिलेशन इक्वेशन की फॉर्म में है, सो इट इज बाइलैटरल कंस्टेंट एंड ऑल्सो द वर्क डन बाय द कंस्टेंट फोर्स इज नॉट 0, so this will be dissipative constraint. Now third example, simple pendulum with rigid support। तो किसी रिजिड सपोर्ट से हमने सिंपल पेंडुलम को जोड़ रखा है, तो ऐसा जो कंस्टेंट है वो क्या होगा उसको हमको चेक करना है। In this case, the position of bob at any time। तो इस पोजीशन में या इस केस में किसी टाइम पर अगर बॉब की पोजीशन के लिए हम रिलेशन लिखें तो वो क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर। क्योंकि सिंपल पेंडुलम है इसलिए इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, सो ये हमारा कांस्टेंट रिलेशन होगा। हियर एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कनेक्टिंग टू द बॉब।
तो बॉब से जोड़ने वाली स्ट्रिंग की लेंथ को हमने एल कहा है। से हमारा रिजिड सपोर्ट। इस रिजिड सपोर्ट से हम किसी बॉब को अटैच कर देते हैं, किसी बॉब को हम जोड़ देते हैं, से हमारे बॉब, और इस स्ट्रिंग से हमने इसको जोड़ रखा है। तो ये इसकी मीन पोजीशन, इस मीन पोजीशन के दोनों ओर ये ऑसिलेट करता है। अगर इसकी टेंशन की बात करें तो टेंशन टी जिस पॉइंट से स्ट्रिंग को हमने जोड़ा है उसकी डायरेक्शन में वर्क करेगा, कार्य करेगा। तो टेंशन की डायरेक्शन हमारी ये होगी। अब ये हमारा ओरिजिन या सेंटर या वो पॉइंट जहां से हमने बॉब को अटैच किया है रिजिड सपोर्ट से, तो इस डायरेक्शन में हमारे आर की वैल्यू इंक्रीज होती है, या इधर चले तो आर की वैल्यू डिक्रीज होती है, मीन्स माइनस आर हमारा इंक्रीज होता है। तो माइनस आर एंड टी हमारे पैरेलल होंगे। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग टी इज पैरेलल टू माइनस आर। तो स्ट्रिंग का टेंशन माइनस आर के पैरेलल है। नाउ द वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू टी डॉट डेल्टा आर। अब आर स्क्वायर हमारा एल स्क्वायर है, अगर इसका डिफरेंशियल करें तो वो क्या आएगा, 2r डॉट डेल्टा आर इक्वल टू 0, और 2r को नीचे लेके चले जाओ, सो डेल आर इज इक्वल टू 0। अब डेल आर हमारा 0 है, इट मीन्स डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। सो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू 0। सो वर्क डन की वैल्यू 0 आ रही है, इट मीन्स दिस इज कंजर्वेटिव कंस्ट्रेंट। अब कंस्ट्रेंट रिलेशन हमारा टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इट मीन्स इट इज स्क्लेरोनोमिक कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट रिलेशन वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है, सो इट इज होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट रिलेशन को हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है, सो दिस इज बाइलेटरल एंड द वर्क डन बाय द कंस्ट्रेंट इज 0, सो दिस इज conservative constraint. So this is the case of scleronomic, holonomic, bilateral and conservative constraint. तो ये जो हमने केस लिया है सिंपल पेंडुलम विथ रिजिड सपोर्ट, दिस इज द केस ऑफ स्क्लेरोनोमिक, होलोनोमिक, bilateral and conservative constraint. नाउ द पेंडुलम विथ वेरिएबल लेंथ। अब हम ऐसा पेंडुलम ले रहे हैं जिसकी लेंथ टाइम के साथ में वेरी करती है, चेंज होती है। सो द पोजीशन ऑफ बॉब एट एनी टाइम, तो किसी टाइम पर अगर बॉब की हम पोजीशन लें तो वो क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, and L is the function of time और R is the function of time, क्योंकि टाइम के साथ में लेंथ हमारी चेंज हो रही है, वेरी कर रही है। अब ये हमारा रिजिड सपोर्ट, यहां से हमने बॉब को अटैच किया है, और ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये हमारी टाइम के साथ में चेंज होती है। सो दिस इज द मीन पोजिशन, ये टेंशन की डायरेक्शन थी, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग T इज पैरेलल टू माइनस आर। जो पीछे केस ले रहे थे सेम टू सेम यहां पर आ रहा है। सो वर्क डन लोगे तो T डॉट डेल्टा आर, अब डेल्टा आर मीन्स इसका डिफरेंशियल करना है, सो R डॉट डेल्टा आर इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि R की वैल्यू टाइम डिपेंडेंट है, तो अगर इसका डिफरेंशियल करोगे तो वैल्यू हमारी 0 नहीं आएगी। सो डेल्टा आर इज नॉट इक्वल टू 0, और डेल्टा आर 0 नहीं है, इट मीन्स डेल्टा डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। सो डेल्टा डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। सो अगर इस कंस्टेंट की बात करें तो ये कंस्टेंट रिलेशन टाइम डिपेंडेंट है, इट मीन्स इट इज रियोनोमिक। वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है,
सो इट इज होलोनोमिक। इक्वेशन के फॉर्म में है, सो इट इज बाइलेटरल एंड वर्क डन की वैल्यू 0 नहीं है, सो दिस इज डिसिपेटिव। सो दिस इज द केस ऑफ रियोनोमिक, होलोनोमिक, बाइलेटरल एंड डिसिपेटिव कंस्ट्रेंट। तो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। इस लेक्चर में हमने कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कंस्ट्रेंट को किस टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, एंड डिफरेंट बॉडीज के हमने एग्जांपल लिए हैं, उसमें हमने कंस्ट्रेंट कौन सा होगा वो चेक किया है। सो गुड बाय।